हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। और हम लोग यहाँ पर जो भी एनालिसिस करते हैं, ट्यूटोरियल, न्यूज वगैरह वगैरह, करंट्स अफेयर, एनसीईआरटी, वो लोग आप लोग सब कुछ बहुत अच्छे से रिवाइज करते हुए एनालिसिस करते होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर डेली द हिंदू एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस होता है, और आज जो द हिंदू एडिटोरियल आया है उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि पहला आर्टिकल है वेलफेयर स्पेंडिंग हैज़ बीन गेटिंग अ रेगुलर प्यूरिंग। यहाँ पर पूरे आर्टिकल की मैं कहानी बता दूँ, स्टोरी बता दूँ, उसकी बैकग्राउंड क्लियर कर दूँ, तब चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आती हैं। हुआ क्या है कि गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो अपने बजट में जो वेलफेयर बजट होता है वेलफेयर बजट में बहुत ही तीव्र गति से कमी कर रही है। जो सोशल वेलफेयर बजट होता है उसमें उसने लैग किया है, कमी किया है। और ये लैग उसने जो किया है उसका रीज़न बताती है कि फिजिकल डेफिसिट वगैरह वगैरह, वित्तीय संसाधनों की कमी को बताते हुए उसने जितने भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स थे, बच्चों के प्रोग्राम थे, विधवाओं के प्रोग्राम थे, वृद्धों के प्रोग्राम थे, सब में बेहतरीन ढंग से जो है उसने कमी कर दिया। और इतना कमी कर दिया कि जिसकी बहुत ही जो है क्रिटिसाइज़ किया गया, आलोचना किया गया है यूनियन बजट को लेकर के। और ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है उसी पे फोकस है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जो बजट एलोकेशंस है उसकी आलोचना करते हुए जो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट होते हैं, बजट एक्सपर्ट होते हैं, जो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एक्सपर्ट होते हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि जो यूनियन बजट है, यूनियन बजट कोविड-19 को रिकवरी करने के स्थान पर, जहां पर उसको कोविड-19 के बाद जो स्थिति, कंडीशंस क्रिएट हुई थी पूरे ऑल वर्ल्ड में, स्पेशली इंडिया में, उसको जहां पर रिकवर करना चाहिए था, जहां पर उसको दोगुना करना चाहिए था, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी कि बजट को दो गुना या जितना भी वाकिफ हो सके उतना करके वह सारे के सारे जो कमीज़ हैं, सोशल वेलफेयर हैं, उन सबको पूरा करें। लेकिन हो क्या रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट आफ्टर कोविड-19 अपना जो बजट है वो बहुत ही तीव्र गति से कम कर दिया है। और लास्ट ईयर में ऐसा लग रहा है कि जो बजट है सोशल स्पेंडिंग को लेकर के, जो एलोकेट होता है सोशल स्पेंडिंग का बजट, वो एकदम से कम हो गया है। और वह बजट जो सोशल एक्सपेंडिचर होता था वह पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ हो गया है। यानी कि आर्टिकल सेज दैट, आर्टिकल कहता है कि जो बजट सोशल वेलफेयर को होकर सोशल वेलफेयर में होना चाहिए था, वो बजट ऐसा लग रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में परिवर्तित हो गया है, चेंज हो गया है। और अगर बजट पेपर की बात देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सोशल स्कीम प्रोग्राम है वो 2014 के बाद से आने से उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सोशल स्कीम जितनी भी पहले चलती थी और जब से एनडीए 2014 में आई है तब से इसने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को बेहतरीन ढंग से कम कर दिया है। और बहुत सारे जो बेसिक राइट्स थे, वेलफेयर स्कीम्स थी, सेक्टर्स थे, वह सब जीडीपी के अनुपात में उसका जो अनुपात होता था वह पूरा का पूरा गिर रहा है। अब ये एग्जाम्पल देना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसकी सक्षम आंगनवाड़ी जो योजना थी, और पोषण 2.0 यानी कि दूसरा पोषण योजना थी, जो जिसका लक्ष्य था बच्चों का जो बच्चे भूखे रहते हैं उनको भूखा न रखा जाए और बच्चों की पोषण व्यवस्था सुचारू रूप से किया जाए। तो ये क्या किया, काम किया कि 2021-22 में आंगनवाड़ी प्रोग्राम मर्ज कर दिया पोषण अभियान के साथ, और न्यूट्रिशन स्कीम जो है एडल्ट गर्ल्स के साथ, जो वयस्क बच्चियां होती हैं उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम रख दिया गया। और इनका जो बजट लोकेशंस है 2014-15 में जीडीपी का 0.13% था, और 2023-24 में देखा जाए तो यह आ गया 0.07%, लगभग यह आधा पूरा का पूरा बजट का हो गया।
तो इसी हिसाब से नेशनल जो हेल्थ सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, NFHS 5 डाटा, अगर उसका देखा जाए कि बच्चे जो कम वेटेज के होते हैं, अर्थात बच्चों का भार और उनकी लंबाई भारत में रेस्पेक्टिवली 67% है पूरा टोटल मिला करके, और अगर अंडर वेट देखा जाए तो 32% है, और स्टंट देखा जाए तो 36% है, और यह पूरे विश्व में सबसे खराब आंकड़ा है। इंडिया का ये जो बच्चों की लंबाई और उनका वजन को लेकर के जो मापा जाता है 32%, 36% आ रहा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, और ये पूरे विश्व का सबसे खराब प्रदर्शन है, सबसे खराब आंकड़ा है। और ये ऐसा लग रहा है कि जो फंड इनके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, वह फंड अब उसमें जो है कमी बहुत तीव्र गति से हो रही है, उसमें उस फंड को कम किया जा रहा है। और अगर अनदर बात की जाए इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन स्कीम्स, जो पहले पोषण प्रोग्राम आया था मिड डे मील को लेकर के, और वह टोटल लगभग 12 करोड़ बच्चों को कवर कर रहा था। अगर उसके बारे में इम्प्रूवमेंट, उसके बारे में बात किया जाए तो वह जो प्रोग्राम था उसमें बच्चे क्लास में आकर के सीखते थे, और उस सीखने के साथ साथ पोषण आहार भी उनको मिलता था, तो जिससे उनके मानसिक विकास और तरह तरह के जो विकास होते हैं उनका डेवलपमेंट होता था। लेकिन जो बजट एलोकेशन, अगर उसकी बात की जाए, बजट एलोकेशन में उनको कितना दिया गया, तो MDM डिक्रीज हो गया 50% GDP का। 2014-15 में 0.08% था, और अब जा करके 2023-24 में 0.04% आ गया। और जब मिनिस्ट्री से पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, तो मिनिस्ट्री ने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि ये जो सीटिंग ब्रेकफास्ट है स्कूल प्लान का, सीटिंग फंड्स कंस्ट्रेंट, यानी कि उसको फंड की कमी का हवाला दे करके उसको रिजेक्ट कर दिया। अब यह तमिलनाडु में यह जो योजना है, वो ऐसा लग रहा है कि यह प्लान तमिलनाडु में थोड़ा पिछले सालों से, कुछ सालों से उसको प्रॉमिसिंग किया जा रहा है, उसको तो है थोड़ा उत्साहवर्धक रूप में देखा जा रहा है, हालांकि केवल एकाध राज्यों में। अब ये कहते हैं कि जो फिर आगे बताते हैं कि PMMVY योजना, यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो गर्भस्थ औरतों को 5,000 रुपये देने का प्रोग्राम यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा आया था, उनके खाते में सीधा 5,000 रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये अनरिकग्नाइज्ड सेक्टर के, मतलब जो असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उनके लिए था। तो ये जो, और इसी के साथ साथ वुमेन एंड बर्थ, यानी कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी था, वो बच्चों को, औरतों को उनके जन्म के समय आवश्यक रूप में जो है भोजन प्रोवाइड करने के लिए आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और यह 14,000 करोड़ के करीब लगभग था। लेकिन इसमें जो है, इसका जो बजट पहले था 14,000 करोड़ था, लेकिन अभी जो इसका बजट है ये 3,000 करोड़ पर आ गया है, यानी कि इसमें भी कम कर दिया गया है। अब बात ये आते हैं श्रमिकों के ऊपर की, जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, और NFSA, यानी कि जो फूड सब्सिडी दी जाती थी, अगर उसका आंकड़ा देखें तो 2014 से लेकर के GDP में उसमें ज़बरदस्त गिरावट आई है। मनरेगा क्या काम करता था कि 100 दिन की गारंटी युक्त रोजगार देता था रूरल सेक्टर्स में, और NFSA यानी कि जो फूड सब्सिडी थी वो दी जाती थी लगभग 80 करोड़ पीपल के ऊपर दी जाती थी। 80 करोड़ पीपल को वो कवर करता था। मनरेगा जो है 2000 मनरेगा के ऊपर जो व्यय किया गया है, अब उसके आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि GDP के हिस्से के रूप में अगर मनरेगा के व्यय को देखा जाए तो 2014-15 में 0.26% था, और वही 2023-24 में 0.20% आ गया है। और NFSA के लिए दिखा रहे हैं कि जो फूड सब्सिडी है वो 0.65% था। इस साल जो है 2023-24 में माने कि 0.65% है, और 2014-15 में वो 0.94% था। इसके बावजूद जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि मनरेगा और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये दोनों जो है
पैनाडेमिक के दौरान, इस पैनाडेमिक जो कोविड-19 था या अन्य कोई डिजास्टर आ जाता है, तो उसको कवर करने में या उनकी मदद करने में बहुत बेहतरीन साधन था, उसकी चाबी है, बहुत बेहतरीन चाबी है। लेकिन ये दोनों स्कीम की जो डिमांड की गई 2020-21 में मनरेगा के लिए, देखा गया कि उसने 8.55 करोड़ हाउस होल्ड को एम्प्लॉयमेंट दिया है। और जबकि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, जो अनाज का वितरण होता है, वो लगभग 93 मिलियन टन ऊपर चला गया। तो इन दोनों में जो जीडीपी है, जीडीपी के अगर हिस्से के रूप में देखा जाए तो एक तो 2.73% है मनरेगा को लेकर के, एनएफएसए को लेकर के, और मनरेगा को लेकर के 0.56% है। और अगर इसकी कंपैरिजन किया जाए 2020-21 से लेकर के, तो यह डिक्लाइन हुआ है जीडीपी के हिस्से के रूप में। जो इसका एलोकेशन था, जो इसका वितरण था बजट का, वो दो के दोनों इनके ऊपर जो व्यय करने का जो टेंडेंसी थी, बजट एलोकेट किया जाता था, वो दोनों घट गए हैं। अब इन्हीं सब आंकड़ों को देखते हुए जो इकोनॉमिस्ट हैं जीन ड्रेच, वो हाईलाइट करते हैं जो सामान्य वर्कर हैं, कैजुअल वर्कर हैं, वो जो वेतन पाते हैं, वो 2014-15 से लेकर के 2021-22 तक अगर उनकी मजदूरी देखा जाए तो पर ईएम वो 1% से कम पे ग्रो कर रहे हैं। और ये वो नहीं कर रहे, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा दिखा रहे हैं, उनके अनुसार ये बता रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं, इन सब आंकड़ों को देखते हुए कह रहे हैं कि इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसको पुनर्विन्यास करने की ज़रूरत है, ताकि जो वेतन वृद्धि होती है, यानी कि जो फोकस पॉलिसी में किया जाए वो वेतन वृद्धि को लेकर के किया जाए, जहां पर वेतन दिया जाता है और अभी उसका ग्रोथ बहुत ही कम आ रहा है, पर ईयर 1% से कम वो ग्रो कर रहा है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसके बाद फिर ये बात करते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम एनएसएपी का, जो प्रोवाइड कराता है पेंशन वृद्ध को, विधवा औरतों को, इंडिविजुअल जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और उन परिवारों को जिनके पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं है या जिन्होंने अपने घरों में कमाने वाले को खो दिया है। तो अगर उनका जीडीपी का लोकेशन देखा जाए तो 2014-15 में 0.06% था और 2023-24 में आकर के 0.03% हो गया, यानी कि पूरा का पूरा जो है आधा हो गया। और इसी हिसाब से 2020-21 में यह जो है, जब कोविड आया था, कोविड वाला सेक्शन आया था, तो उसमें रिलीफ जो दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा कैश के रूप में 0.21% जा कर के रुक गया था। लेकिन जब कोविड हटा तो यह सब पूरा का पूरा घट गया। अब इसी हिसाब से फिर ये आंकड़े की बात करते हैं कि जो 60 साल से ऊपर व्यक्तियों को एनएसएपी यानी कि जो वेतन दिया जाता था, जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम था, स्कीम थी, उस पर कुछ जो अन्य इकोनॉमिस्ट हैं वे अपना तर्क देते हैं कि गवर्नमेंट जो है पेंशन जो अमाउंट है 200 रुपया पर मंथ देने की, और वयोवृद्ध एल्डर पर्सन को यानी कि वृद्ध पर्सन को 200 रुपया पर मंथ देने की, और विधवाओं को 300 रुपया देने की, वो 2006 से इंक्रीज ही नहीं हुआ है। वो अभी भी 2006 से उतने पे ही चल रहा है जितना पहले था। तो उसको उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अब ये फिर यहाँ तक तो सोशल वेलफेयर की बात की, अब एजुकेशन सेक्टर पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि जो शेयर होता है जीडीपी का सेंट्रल एक्सपेंडिचर स्कूल एजुकेशन को लेकर के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को, वह पहली चीज़ की इतना ज़्यादा घट गया है कि 2014-15 में अगर उसका आंकड़ा देखें तो 0.37% था, और जबकि 2023-24 में 0.23% आ गया। यह इस तरीके से जो घटना है, इस तरीके से जो घट रही है, यह बहुत ही चिंताजनक बात है। और यह तब घट रही है जब कोविड-19 के पीरियड में 70 हफ्ता तक जो स्कूल थे वो क्लोज हुए थे। तो इनको जो है, जहां बजट दोगुना करना चाहिए वहां ये बजट को इतनी तीव्र गति से घटा दे रहे हैं हर सेक्टर्स में, यह बहुत ही खेद है। और जो
यहाँ पर थोड़ा सकारात्मक बात भी की गई है कि केवल मार्जिनल हेल्थ को लेकर के अगर गवर्नमेंट देखा जाए, गवर्नमेंट को, तो थोड़ा बहुत मार्जिन जो हेल्थ सेक्टर्स है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है, वो एनडीए गवर्नमेंट वहाँ पर अपना जो जीडीपी का परसेंटेज है 2014 में 0.25% था, और अब जा कर के 0.30% है इस साल 2023-24 के बजट में। तो कहा जाता है कि यह बहुत ही कम, मतलब जो कोविड है, कोविड के बाद अगर इस तरीके की वृद्धि देखा जाए तो ये बहुत ही कम, एक तरीके से मार्जिनल वृद्धि है। और ये आगे कहते हैं कि जो वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट है यूनिसेफ के द्वारा जो जारी किया जाता है, उसका अभी नवीनतम आंकड़ा आया है। इंडिया ने जो वैक्सीनेशन रेट था साउथ एशिया में, यानी कि वैक्सीन जो लगवाई गई थी कोविड-19 की साउथ एशिया में, वो सबसे कम रेट पर उपलब्ध थी। कम रेट पर उसका जो रेट था वो था ही नहीं। आगे ये बात करते हैं कि इंडिया में जो हेल्थ सेक्टर्स पर लोगों के द्वारा खर्च किया जाता है, पॉकेट मनी जो खर्च की जाती है हेल्थ सेक्टर पर जितना भारत में, वो ग्लोबल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा है। और इस हेल्थ सेक्टर पर खर्च को लेकर के मिलियन पीपल्स जो है वो पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं, अर्थात वो गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं, केवल और केवल हेल्थ सेक्टर्स को देख करके अगर उनके बजट को देखा जाए, यानी ये पीपल के संदर्भ में कर रहा है। अब इसका जो ये इन स्कीम्स की या ये जो योजनाएं थी हेल्थ सेक्टर्स की, इस पे बजट एलोकेशन से करते हैं कि 2004-05 से लेकर के 2013-14 तक का ये बजट एलोकेट करते हैं कि जीडीपी का जो यहाँ तक था, यानी कि 2004-05 से लेकर के 2013-14 तक, यानी जब तक एनडीए की गवर्नमेंट नहीं आई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब तक एमडीएम के लिए जो जीडीपी था, जीडीपी का जो हिस्सा रखा गया था एमडीए के लिए, एमडीएम यानी कि जो मिड डे मील योजना थी, वो स्टेबल था, वो घटता बढ़ता नहीं था, उसमें उतार चढ़ाव नहीं आता था। फूड सब्सिडी और हेल्थ केयर के लिए भी वो स्टेबल था। अगर घट नहीं रहा था, बढ़ नहीं रहा था, तो घट भी नहीं रहा था। और यहाँ तो एनडीए गवर्नमेंट ने क्या काम किया है कि बजट को बढ़ाने के बजाय दोगुना रूप से, क्या आधा से ज़्यादा कम कर दिया है। और जो आईसीडीएस के लिए था वो 3 गुना था, एनएसएपी 2 गुना थी, और 45% इंक्रीज हुआ था स्कूल एजुकेशन, जो 1.48% से उसमें वृद्धि हुई थी। 2004-05 में 1.8% पे आ गया था 2014-15 में, और जहां 2004-05 में 1.48% था। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि 2004-05 में जहां 1.48%, वहीं 2014-15 में 1.8%। लेकिन ये सब जो एनडीए गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है, वो उसमें गिरावट अगर देखा जाए तो 1.32% है। यहाँ तक इन्होंने पूरी की पूरी जो बात की है वो एनडीए गवर्नमेंट के बजट एलोकेशन को लेकर की है कि जितने भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स होते हैं, वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं, प्रेग्नेंट औरतों के लिए जो पैसा दिया जाता था, और बाकी सब बातों के लिए जो कैपिटल एवांटेड किए जाते थे, जो पूंजी दी जाती थी मनरेगा के लिए और फूड के लिए सब्सिडी जो प्रदान की जाती थी, हर एक सेक्टर्स में एनडीए गवर्नमेंट ने आधा से ज़्यादा बजट को घटा दिया है। और किसका ये किसका हवाला दे रहे हैं? हवाला दे रहे हैं कि हमारे पास वित्तीय संसाधन नहीं है, वित्तीय संसाधनों की कमी है, बजट उतना मात्रा में पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम इस पर उतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। और एनडीए गवर्नमेंट की ये थोड़ा सा अब यहाँ पर बढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन किस सेक्टर पर? एनडीए गवर्नमेंट ने जो वर्क किया है सक्सेसफुली, पहली चीज़ की जहाँ पर पहले चूल्हे में भोजन पकाया जाता था, उसके जगह अब कुकिंग फूल आ गया, यानी कि गैस योजना पर जो पूरे भारत में स्वच्छता अभियान को लेकर के बात की गई थी कि स्वच्छ घरेलू ईंधन को लेकर के गैस योजना आई थी, उस पर। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी पर कि हर गांव में, गांव के अंतिम घर तक
या भारत देश के अंतिम घर तक इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो। तीसरा, औरतों के लिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था, यानी कि जो बैंकों में खाता खुलवाने को लेकर के था, उसमें औरतों की बेतहाशा वृद्धि हुई। ये अगर 2015 के बाद से देखा जाए तो बहुत तीव्र गति से एक्सेलरेटेड हुआ है। और ये सब काम, इसके विपरीत जो कांग्रेस और उसकी सहयोगी गवर्नमेंट थी, इन सब सेक्टर्स में वो उतना मच वर्क नहीं कर पाई थी। तो वही ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट ने बहुत सक्सेसफुली वर्क किया है 2015 के बाद से। और स्वच्छ भोजन को लेकर के, स्वच्छ वस्तुओं को लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एट्रीब्यूट होता है, अगर उसका कंपेयर किया जाए ट्रेडिशनल गवर्नमेंट सेवाओं से, जैसे प्राइमरी एजुकेशन और चाइल्ड न्यूट्रिशन से लेकर के, तो उसकी तुलना में ये सब चीज़ें तो बढ़ी हैं, लेकिन अदर जो चीज़ें हैं वो घटी हैं। अब इनका कहने का जो आशय है आगे, वो उल्लेख करते हैं कि एचडीआई, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। इसका इफेक्ट आपको वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट पर एचडीआई रैंक पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंट्री की जीडीपी ग्रो कर रही है तो ऐसा उम्मीद किया जाता है कि एक्सपेक्ट किया जाता है उस कंट्री के, अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है तो उस कंट्री से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना जीडीपी का मैक्सिमम जो हिस्सा है वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए वो खर्च करेगी, वेलफेयर प्रोग्राम्स में वो व्यय करेगी। जो सोशल एक्सपेंडिचर होते हैं, सोशल एक्सपेंडिचर में सारे के सारे इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर भी आ जाते हैं जो रिलेटेड होते हैं सोशल कल्चर से, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से। वो सब जीडीपी अगर बढ़ रही है तो उसमें बजट का जो एलोकेशंस होता है वो घटेगा, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ना चाहिए, ऐसी एक्सपेक्टेशन की जा रही है। और यही इंडिया के विषय में कहा गया है कि जब कोविड-19 का ईयर था, यानी कि 2019 से लेकर के 20 तक, तो उस समय इन सब प्रोग्रामों पे जीडीपी का 4.3% खर्च किया गया था। लेकिन जब जीडीपी जब कोविड-19 यानी पैंडेमिक ईयर खत्म हो गया तो उसके बाद से सीधे घट करके 1.5% पे आ गया। और अगर वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शंस की रिपोर्ट देखी जाए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसे जारी करती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शंस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये कहते हैं कि केवल 24.8% इंडियन जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कवर्ड किए गए हैं। किसके कंपेरिजन में? जो एशिया पैसिफिक एवरेज है, यानी कि जो एशिया का इलाका है, एशिया पैसिफिक का इलाका है, वहाँ पर 44% की तुलना में भारत में केवल 24.8% सोशल सिक्योरिटी को लेकर के कवर है। और यह जो रिजल्ट है वो क्लियरली सीन कर रहा है कि इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है वह 132 है इस एट 132, मतलब कि 132वीं रैंक है। और यह इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया ये चाहता है कि सुपर पावर बनना, अगर एक तरफ इंडिया कहता है कि ग्लोबल वर्ल्ड पावर हम हैं, सुपर पावर हम हैं, तो सुपर पावर आप अनएजुकेटेड पॉपुलेशन और अनहेल्दी पॉपुलेशन को लेकर के, यानी कि अशिक्षित जनता और अस्वास्थ्य, यानी कि जो स्वास्थ्य विहीन है, उसमें स्वास्थ्य की जो निम्नतम दशा है उसको लेकर के आप सुपर पावर का जो ख्वाब देख रहे हो वो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है इंडिया के लिए। अब आगे ये कहते हैं कि जो सरकारों के द्वारा जो ये बार बार कहा जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, फिजिकल वे पर उनको वरी किया जाता है, यानी कि फिजिकल डेफिसिट को लेकर के वो चिंता की बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को हम सुझाव देते हैं। क्या सुझाव देते हैं कि एनडीए फर्स्ट की जब गवर्नमेंट थी, यानी कि 2014 से लेकर के 2019 के, तो वहाँ पर 4.3 लाख करोड़ रुपए टैक्स में रियायत दी गई थी। क्यों दी गई थी? उसको सरकार की जिम्मेदारी है कि जो रियायत तब दी गई थी, अगर वो घाटा रियायत क्यों दी जाती है? क्योंकि अगर जब कोई कंपनी डूबती है
या उसकी हेल्प के लिए रियायत दी जाती है। तो उसके लिए नियम भी होना चाहिए कि जब आपका घाटा कंप्लीट हो जाए या आप उचित डायरेक्शंस में वर्क करने लगे तो आप हमारा पैसा लौटा दें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो 4.3 लाख करोड़ रुपए टैक्स में रियायत दी गई थी उसको पहले वसूली करें, और जो 1.85 लाख करोड़ रुपए जो कारपोरेट टैक्स 2019 में जो माफ़ किया गया था, 2019 से 21 से लेकर के जो कह दिया गया था, क्योंकि पैनाडेमिक एरा था, तो उस दौरान 1.85 लाख करोड़ रुपए छोड़ दिया गया। उसको भी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको वसूली करे। अगर इन दोनों को वसूली करके सोशल वेलफेयर प्रोग्राम आ जाता है इतना पैसा, तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम काफ़ी हद तक सुधर सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दो बातें कौन से हैं, जो एक तो गवर्नमेंट के द्वारा उचित डायरेक्शंस में कदम उठाने को लेकर के है, जो एक वेलफेयर स्टेप को लेकर के चले। स्टेप का मतलब है कि पहली चीज़ की आपके पास अगर वित्तीय संसाधन है तो आप लुका छिपी का खेल मत खेलें। जहाँ पर आपने टैक्स में रियायत नहीं दिया है, टैक्स में रियायत दिया है, टैक्स को वसूल करके उसको एलोकेट करें बजट एक्सपेंडिचर को लेकर के। जो सोशल वेलफेयर होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, जो तमाम अभी हमने बताया, मनरेगा एक्सपेंडिचर, फूड सब्सिडी पर एक्सपेंडिचर, सोशल सिक्योरिटी पर एक्सपेंडिचर, जितनी महिलाएं होती हैं अगर वो गरीबी रेखा के नीचे हैं या उनकी प्रेगनेंसी को लेकर के, तमाम जहाँ जहाँ पर देश को आवश्यक है उचित दिशा में, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के, तो न्यूट्रिशन फूड को लेकर के, यानी कि पोषण युक्त भोजन को लेकर के, गरीबी मिटाने को लेकर के, भूख मिटाने को लेकर के, जो बच्चे स्वस्थ नहीं हैं, कुपोषित हैं, यानी कि उनका न तो वजन बढ़ रहा है और न ही वो लंबे हो रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पर बजट एलोकेट किया जाए, उसको वहाँ पर किया जाए। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में बजट एलोकेट किया जाए। दूसरा, अगर बजट एलोकेट हो जाता है तो यह बहुत ही आवश्यक है कि जहां पैसा दिया गया है उस अंतिम बिंदु तक पैसा पर्याप्त मात्रा में पहुंचे, यानी कि किसी के माध्यम से जो मीडिएटर है, जो बिचौलिया वर्ग है, वो उसमें इंटरफेयर न करे, हस्तक्षेप न करे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग नीड है कि एडमिनिस्ट्रेशन यह सब देखभाल करे कि पैसा उस व्यक्ति के खाते में पहुँचा है या अंतिम जो व्यक्ति है, इस योजना के लाभार्थी हैं, जो उचित लाभार्थी हैं, उन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तीसरा, होता क्या है कि जब गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है, स्पेशली अगर वो पॉवर्टी लाइन के नीचे निकाल रही है, तो पूरे भारत में जो आंकड़े हैं, पहली चीज़ कि वो ठीक ठाक नहीं रहते, और 40 से 50% लोग ऐसे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं जिनका उस स्कीम से कोई लेना देना नहीं रहता। वो भी धोखेधड़ी से या फिर फरेबी से किसी न किसी तरीके से अपना कार्ड बनवा करके गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ उठाते हैं। इससे क्या होता है कि जो जिनको मिलना चाहिए वो नहीं पाता है और संसाधन का अपव्यय हो जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के होता है कि जिनके पास अनाज पर्याप्त मात्रा में है वो भी गवर्नमेंट की स्कीम से अनाज जो भी निर्धारित किया गया है वो ले रहे हैं, और जिनको मिलना चाहिए वो उतनी मात्रा में नहीं पा रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इस पर सुधार करने की ज़रूरत है। केवल बजट एक्सपेंडिचर से या बजट एलोकेशन से पूरी व्यवस्था उस पर्याप्त मात्रा तक नहीं पहुंच सकती जहां तक एक ग्लोबल पावर या एजुकेटेड सोसाइटी, हेल्थी सोसाइटी बनने की जो उम्मीद की जाती है। तो ये पूरा का पूरा फ्रंट आर्टिकल था। इसमें जो है केवल और केवल एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार का जो बजट है उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है कि इंडिया गवर्नमेंट जो ग्लोबल पावर बनने की दिशा में अग्रसर है, क्या बजट एलोकेशन से उसको पा सकती है। तो बजट एलोकेशंस के साथ साथ और किस मात्रा में कहाँ तक सुधार करने की ज़रूरत है, जैसा कि हमने बताया एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, और उचित स्थान तक उसको योजना को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा नोट्स था, आर्टिकल था। और एक यहाँ पर और आर्टिकल आया है, ये है वेलकम इनिशिएटिव को लेकर के। अब वेलकम इनिशिएटिव क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। ये दरअसल हुआ क्या कि अभी हाल ही में आयुष, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री थी, आयुष मंत्रालय और ICMR, ये दोनों आपस में ज्वाइन किए हैं, हाथ मिलाए हैं चिकित्सक परीक्षण के लिए
कि क्या लाभ हो सकता है आयुर्वेद और मॉडर्न जो मेडिसिन है, यानी कि जो मेडिकल स्टोरेज होते हैं जहाँ पर इंग्लिश दवाइयाँ मिलती हैं, इंग्लिश का मतलब कि जो मॉडर्न तकनीक होती है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी होती है दवा की, उससे और आयुर्वेद, अगर इन दोनों को साथ साथ लेकर के चला जाए तो उससे क्या प्रॉफिट हो सकता है, सोसाइटी का क्या बेनिफिट हो सकता है। तो इन दोनों को साथ में लेकर चलने के लिए पहले हमको ट्रायल करना पड़ेगा, ह्यूमन क्लिनिक ट्रायल करना पड़ेगा। तो उसी के लिए कि उसका महत्व क्या है, उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, ये भारत सरकार का आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर जो साइंटिफिक संस्थान है इंडियन की, वो दोनों जो है आपस में संयोग किए हैं। इसको लेकर के चलने की आगे बात की जा रही है। और इसको पहले जो परीक्षण की बात की जा रही है कि इसमें पहले पूरे रोगों को परीक्षण नहीं किया जाएगा, इसमें पहले शुरुआत में कुछ रोगों पर यह ट्रायल किया जाएगा कि आयुर्वेद और मॉडर्न जो मेडिसिन है वह दोनों जो है कौन कौन से रोग को एक साथ लेकर के चलने से उसका प्रॉफिट हो सकता है। फिर बाद में फिर जो अगर ये प्रोग्राम प्रॉफिटेबल होता है, बेनिफिट होता है, इससे चीज़ें निकल करके बाहर आती हैं कि ठीक ठाक चल रहा है, तो आगे और भी रोगों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। ऐसा जिस तरीके से आज हो रहा है कि मॉडर्न मेडिसिन और कंबाइनेशन हो रहा है आयुर्वेद को लेकर के, ऐसा कभी हुआ नहीं था। अगर इस तरीके की भारत में बात की जा रही है, दोनों परंपराएं एक साथ आ रही हैं, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और यह एक तरीके से बहुत सारी कमियों को जो है, जो पहले कमियां थी वो पूरा करेगा। तो ये उसकी बात की जा रही थी एविडेंस को लेकर के, जो परीक्षण है क्लिनिक परीक्षण, उसको लेकर के बात की जा रही थी और ये सब हम लोगों को देखना चाहिए, स्वागत करना चाहिए उस कदम का। आइए हम लोग अब न्यूज़ पे चलते हैं। आज कुछ न्यूज़ है, ये हमारे काम का नहीं है। और ये देखिए आज बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आए हैं। और न्यूज़ क्या आया है, पहला ही न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट, जहां आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई भी मैटर्स मिलता है आप लोग उसको ज़रूर रीड कीजिएगा, क्योंकि या तो वो आर्टिकल से संबंधित होगा या तो पॉलिटिकल क्वेश्चन बनाएगा, कोई न कोई वहाँ पर ज़रूर इशू होगा। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए एससी का भी एक फैसला आया है 62 पेज में, और उसका क्या कहना है। एससी लैक ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कमेटीज काउंसलिंग एससी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्किंग प्लेस पे, उसकी कमेटी जो है उसकी जो कमी है वो बहुत गंभीर और अनिश्चित है। जो इसमें कमेटीज तैनात की गई हैं ये देखने के लिए 2013 का जो एक्ट आया था पोस्ट एक्ट, वो भले ही लागू किया गया है लेकिन उसमें गंभीर कमियां हैं और गंभीर अनिश्चितता है। किसको लेकर के, प्रोटेक्शंस ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, जो औरतें सेक्सुअल हरासमेंट होती हैं वर्किंग स्थल पर, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि उसके हरासमेंट को लेकर के औरतें अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन उनके पास जॉब छोड़ने का कोई विकल्प इसके सिवाय नहीं होता। वो इस मुद्दे पर अपना जो जॉब होता है जहाँ पर वो वर्किंग करती हैं सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के, वो अपना जॉब छोड़ देती हैं। और इस पर सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर, यानी कि उनको माफ़ किया जाना चाहिए। ये बात बहुत बहुत जो है काउंसलिंग है, बहुत चिंताजनक है, बहुत खेद है कि वर्किंग प्लेस पर अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जबकि एक दशक हो गए इस एक्ट को लागू हुए और अभी भी इसमें कोई भी सुधार नहीं आया है। और इस तरीके की घटना के चलते औरतों को न केवल जो है आत्मसम्मान की ठेस पहुंचती है, बल्कि उनका इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सब कुछ डाउन हो जाता है। और इसके चलते जो वर्किंग वुमेन होती हैं, सबसे बड़ी समस्या उनके जो सामने फेस होती है कि वो इस बात को कहाँ लेकर के जाएं, किससे बताएं, कोई उनका दृष्टिकोण, कोई उनकी बात को सही तरीके से सुनेगा या नहीं सुनेगा। दूसरा, उनमें खुद में जो है आत्मविश्वास की कमी आ जाती है।
और वो इस बात को क्लियरली खुल करके नहीं कह पाती है। तो ये अगर भारत सरकार या कोई भी एक्ट कितनी भी स्ट्रांग तरीके से कुछ भी ला करके दे दे, वो तब तक नहीं प्रोवाइड कराएगा बेहतरीन ढंग की सुविधा जब तक उसको प्रशासन के द्वारा इन्फोर्समेंट तरीके से, प्रोटेक्टिव तरीके से नहीं लागू किया जाता हर स्टेट के लिए, जो केंद्र के स्टेट्स हैं उनके लिए भी। यानी कि आप कोई भी एक्ट लाइए और वो एक्ट लागू कर दीजिए, तब तक वो एक्ट कार्य नहीं करेगा जब तक वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उचित दिशा में अपना वर्क करना स्टार्ट न कर दे। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की खामियां होती हैं, रिजिम की खामियां होती हैं उसको इन्फोर्समेंट को लेकर के, और यह हर स्टेट और केंद्र जो राज्य हैं, केंद्र के जो सेंटर स्टेट हैं, उनको इस बात को लेकर के ध्यान में रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 30 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरलिज्म है, यानी कि जो 30 राष्ट्रीय स्पोर्ट संघ हैं पूरे देश में, लेकिन उसमें केवल और केवल 16 जो संघ हैं उसमें संवैधानिक कमेटी गठित की गई है 2013 एक्ट के तहत। तो इस तरीके से कोर्ट ने पूरा का पूरा कहा कि बहुत ही पुअर बात है इस एक्ट के तहत कि अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ और न सुधार होने की कोई गुंजाइश दिख रही है, और इसमें कमी है जो ये होता है कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ी को लेकर के, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। इस पर अपना सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये प्रोग्राम, अपना ये बात कही है। अभी इसके आगे एक देखिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ आई है और उसको हमको देखना चाहिए। सेंटर प्रिपेस, जो केंद्र गवर्नमेंट है, वो केंद्र गवर्नमेंट एक वो ला रही है, बिल ला रही है, एक्ट ला रही है, मॉडल प्रिजन एक्ट लेकर के आ रही है कि अभी जो जेल हैं, भारतीय जो जेलें हैं, इस एक्ट का नाम है मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, और यह एक्ट रिप्लेस करेगा, किसके स्थान पर लाया जा रहा है, ब्रिटिश एरा के जो लॉ हैं, जो ब्रिटिश कालीन जो जेल के नियम हैं, जेल के प्रशासन हैं, उसको लेकर के, उसको पुनर्स्थापन को लेकर के, उसके रिफॉर्म को लेकर के ये जो है केंद्र गवर्नमेंट नया एक्ट लेकर के आ रही है, मॉडर्न प्रिजन एक्ट। पहले के जो एक्ट थे वह क्या सुविधा प्रदान करते थे, वह केवल और केवल क्रिमिनल को कैसे कस्टडी में रखा जाए, उनको कैसे डिसिप्लिन में रखा जाए, उन पर कैसे अपने आदेश को लागू किया जाए, केवल और केवल उनका यही काम था और वही काम आज तक चल रहा है। और उसमें रिफॉर्म का लेकर के, पुनरावास को लेकर के, कैदियों के व्यवहार को लेकर के कोई भी बात नहीं की गई थी। और ये जो एक्ट आएगा वो एक्ट किस क्या क्या प्रोवाइड कराएगा, कौन कौन सी सुविधा, जेल जो बंदी होते हैं जेल में, उनके लिए पनिशमेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, कड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो जेल में बंद हैं तो एक सज़ा तो उनके ऊपर लागू है, और जेल में बंद कैदी के ऊपर जब आप दूसरी सज़ा देते हो तो यह अन्याय है उनके साथ। तो इस तरीके की जो पनिशमेंट है वो यहाँ बात की जा रही है। जेल स्टाफ कैसे उनको यूज कर सकता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन, मैनेजमेंट को लेकर, उनकी सुरक्षा पर मैनेजमेंट को लेकर के, जेल में सुरक्षा को लेकर के, खुली जेल, और जो उनका क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए। तो ये सब बातें उस एक्ट में रहेंगी। और इसके पहले जो एक्ट था 130 साल पुराना एक्ट था, और उसमें केवल और केवल ब्रिटिश कालीन जो बातें कही गई थी, ब्रिटिश काल में जो दायरा था कि कैसे हम भारतीयों को जेल में बंद करें, उनको अनुशासन में रखें, वो कुछ कर ना पाएँ, तो वही उनका जो प्रोग्राम था वही आज तक चला आ रहा था। तो ये बातें अब वहाँ से हटाई जाएंगी, और प्रिजन एक्ट 1950, प्रिजन एक्ट 1900, ये दो के दोनों अब हटेंगे। नया प्रिजन एक्ट आ रहा है 2023, जिसमें बंद कैदियों पर सरकार थोड़ा मेहरबानी कर रही है, बंद कैदियों को ठीक तरीके से जेलों में रखा जाएगा। और इसके आगे हम एक और न्यूज़ है यहाँ पर, अभी देखिए, कल हमने आपको बताया था कि चाइना जो है
जहाँ पर वर्ल्ड ऑर्डर की व्यवस्था आ रही है, चाइना उसको बहुत विधिवत तरीके से देख रहा है। ये देखिए, यहाँ पर कहा गया है चाइना टू सेंड इनवाइट टू यूक्रेन रसिया पार्ट ऑफ पीस एफर्ट। चाइना ने कहा है कि हम बहुत ही जल्दी रसिया यूक्रेन में अपना डेलीगेशन भेजेंगे। स्पेशल इनवाइट मतलब यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए हम बहुत ही जल्दी अपना डेलीगेशन भेजेंगे, वहाँ पर बातचीत की जाएगी और इस युद्ध के बीच इंटरफेयर करके मीडिएटर बन करके इस युद्ध को हम बंद कराने के लिए चल रहे हैं। अभी कल मैंने इस आर्टिकल पर पूरा का पूरा डिस्कस किया था कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर को वो चेंज करना चाहता है और खुद ग्लोबल पावर बनने की दिशा में अग्रसर है। और क्यों? क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है और थर्ड मिलिट्री पावर है। दूसरा, उसके विचार रसिया के साथ और अमेरिका के विरुद्ध हैं। तीसरा, चाइना अब अपना अगला कदम ताइवान में उठाएगा, क्योंकि ताइवान हर समय एवरी टाइम डिमांड इज डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र की मांग करता रहता है। तो चाइना अब उसके खिलाफ अगर कोई कदम उठाता है तो वहाँ पर उसको रसिया का जी भर के साथ मिलेगा और कोई कंट्री बीच में बोलने के लिए नहीं आएगी। तो वो जाहिर सी बात है, अब उसका अगला कदम क्या होगा ये जाहिर है। अब इसके आगे एक और खबर है, यहाँ पर देखिए, ये एक साइक्लोन मोचा, ये साइक्लोन मोचा जो है अब आ रहा है। अभी कहाँ पहुँचा है साइक्लोन मोचा? करेंटली ईस्टर्न वेब ऑफ बंगाल, जो बंगाल का ईस्टर्न इलाका है वहाँ पर इसको देखा गया है साइक्लोन मोचा को। और अभी ये बहुत जो इंडिया के लिए तो लिटिल थ्रेट है, माने कम खतरा है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेटेड है म्यांमार और बांग्लादेश के ऊपर, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है। और इसको जो क्लासिफाइड किया गया है मोचा को, वेरी सेवर साइक्लोन स्टार्म के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट क्या है कि किसी भी साइक्लोन को जो क्लासिफाई किया जाता है उसमें 5 स्टेप लेकर के चला जाता है। उसकी गति कितनी है इसके आधार पर उसको क्लासिफाइड किया जाता है। अगर साइक्लोन स्टॉर्म है तब उसको कब कहा जाएगा कि ये साइक्लोन स्टॉर्म है, यानी कि तूफान है, अगर उसकी गति 65 से 68 किलोमीटर पर हावर होगी और अगर उसकी गति 222 किलोमीटर पर हावर के ऊपर होगी तो उसे कहा जाएगा सुपर साइक्लोन स्टॉर्म है। ठीक, तो ये साइक्लोन को क्लासिफाइड करने का जो इनका वो था सिस्टम था वो था। अब यहाँ पर कोई आगे न्यूज़ नहीं, एक न्यूज़ है वहाँ पर अभी बात हम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से एक न्यूज़ आई है जहाँ पर स्टेट की बात की गई है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक वर्क किया है और वो वर्क है कि वहाँ पर ये देखिए, हिमाचल सीएम लॉन्च पोर्टल टू इंटीग्रेट गवर्नमेंट डाटा। सीएम जो है वो लॉन्च किए हैं, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड डाटा, हिम डाटा पोर्टल, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑल गवर्नमेंट्स विंग के लिए। जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं इस पोर्टल पे जा कर के आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी जो गवर्नमेंट्स के द्वारा वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं। और इसको तैयार किया गया है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा। और इसको पहले जो है पंजाब के मोहाली में जारी किया गया था, जो भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये है पूरा का पूरा आर्टिकल और न्यूज एनालिसिस। आज इतना ही द हिंदू में निकला था और द हिंदू का आर्टिकल और न्यूज एनालिसिस किया गया आपके साथ। इस पर जो बेसिस क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व करिएगा और जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको आर्टिकल समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो कहाँ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो लिख करके बताइएगा और जितना हो सके उतना शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।